रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर कोर्ट के आदेश को लेकर विवादित बयान दिया। ओवैसी का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद 1980-90 के दौर जैसा एंटी मुस्लिम माहौल बनेगा, साथ ही खून खराबे का रास्ता खुलेगा। ओवैसी ने निचली कोर्ट के सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी बताया। इससे पहले ओवैसी ने मुस्लिमों को बीजेपी के खिलाफ भड़काते हुए सरकार पर हक छीनने का आरोप लगाया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर कोर्ट के आदेश को लेकर विवादित बयान दिया है, उससे माहौल और बिगड़ेगा, चीजें बेहतर नहीं होंगी। भड़काऊ भाईजान के जहरीले बोल जरा सुनिएगा। ज्ञानवापी के सर्वे में खून खराबा होगा, देश में मुस्लिमों के साथ नाइंसाफी हो रही है, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स बनाए जा रहे हैं देश में। तो सर्वे से क्यों परेशान है ओवैसी, ये बड़ा सवाल है। और जिस तरह के वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इससे चीजें और खराब होंगी, ना कि बेहतर होंगी। और कैसे ज्ञानव्यापी सर्वे को लेकर भड़काने का प्लान चल रहा है, ओवैसी के बयान का मतलब आपको समझाते हैं। कोर्ट के आदेश से खून खराबे का रास्ता खुलेगा, यह बात ओवैसी कह रहे हैं। कैसे खुलेगा ईश्वर जानते हैं। 1980 और 1990 जैसा एंटी मुस्लिम माहौल बनेगा, बड़ा सवाल। सर्वे से एंटी मुस्लिम माहौल कैसे बन रहा है? भड़काने का पूरा प्लान है। एक बातें ऐसी हैं कि मामला खराब हो, चीजें और बेतरतीब हो जाएं। 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, किस तरह से, यह भी ओवैसी को समझाना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना हो रही है, यह कैसे हो रहा है, यह भी बताएं आके। निचली अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रही है, कैसे उल्लंघन हो रहा है, क्यों इस तरह की बातें वो कह रहे हैं, उनको आके सामने समझाना चाहिए। सच से आखिर परेशान क्यों है ओवैसी, ये बड़ी बात है। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं और उस ट्वीट की भाषा भी गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। वो लिखते हैं कि काशी के ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का ये आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम एक्ट का खुला उल्लंघन, यानी वर्शिप एक्ट का उल्लंघन बता रहे हैं, जो धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। अयोध्या फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिनियम भारतीय राजनीति की धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है। यह ट्वीट उन्होंने किया, जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि निचली कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना कर रहा है। तो यह देखिए किस तरह से ओवैसी ट्वीट करते उन्होंने लिखा आगे कि इस आदेश से कोर्ट 1980-90 के दौर जैसा एंटी मुस्लिम माहौल का रास्ता खुल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वे से इतनी दिक्कत इंतजामिया कमेटी को क्यों है, ओवैसी को क्यों है, मुस्लिम पक्षकारों को क्यों है। सच आने देने से आखिर क्यों डर रहे हैं ये, क्यों सच सामने नहीं आने दिया जा रहा है। और इस बीच काशी में आज ज्ञानवापी परिसर का एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। कल भी सर्वे का काम शुरू हुआ था, लेकिन मुस्लिम पक्षकार लोगों ने कोर्ट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर जाने ही नहीं दिया। भारी संख्या में मुस्लिम पक्ष के लोग मस्जिद परिसर के पास जुट गए, विरोध प्रदर्शन भी किया गया। इसलिए पहले दिन सिर्फ बाहर से ही सर्वे का काम किया गया। आज फिर 3 बजे से सर्वे का काम शुरू हो जाएगा। इस बीच वाराणसी के डीएम ने कहा कि अगर कोर्ट कमिश्नर मस्जिद के भीतर जाकर सर्वे करना चाहेंगे तो उनको विशेष सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उनको उनके लिए सिक्योरिटी और बेहतर होगी। कल जब वीडियोग्राफी के लिए टीम पहुंची तो मुस्लिम पक्षकारों ने हंगामा शुरू कर दिया। और इस खबर पर चर्चा करने के लिए एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा। आशुतोष सिंह मेरे सहयोगी वाराणसी से होंगे, रविकांत राय भी वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा विष्णु जैन एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। सुभाष नंदन चतुर्वेदी एडवोकेट है, हिंदू पक्ष के, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के पक्षकार के अधिवक्ता है। ये तमाम लोग मेरे साथ होंगे। इनसे मैं समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर मसला क्या है, क्यों वीडियोग्राफी का विरोध हो रहा है, क्यों मुस्लिम पक्षकार इसके खिलाफ खड़े हैं। मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच ज्ञानवापी में मस्जिद में आज एक बार फिर से सर्वे का काम होने वाला है। आज किस तरह के हालात हैं, क्या स्थिति है, टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आशुतोष सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा शुरू करते हैं।
मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं और इन सब के बीच में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई आज एक बार फिर से होगी। इस बीच में मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है और उन्होंने बाकायदा कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कोर्ट कमिश्नर एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें बदला जाए, तभी अब आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से शुरू होगी। इन सब के बीच में आज दूसरे दिन भी कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई शुरू होगी। 3 बजे का समय फिर से दिया गया है और अब आपको हम ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का माहौल क्या है, मस्जिद परिसर का के बाहर का माहौल क्या है, क्योंकि कल जिस तरीके से सड़कों पर हजारों की संख्या में जो मुस्लिम पक्ष के लोग उतर आए थे, उसके बाद से पूरे परिसर में अफरा तफरी का माहौल था, पूरे इस इलाके में, चौक इलाके में, और इसके बाद अफवाहों का भी बाजार धीरे धीरे गर्म होता जा रहा था। हालांकि प्रशासनिक सूझबूझ की वजह से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम संप्रदाय के लोग जुमे की नमाज को अदा करने के लिए सड़कों पर आए थे, या यूं कह लें कि कोर्ट कार्रवाई के विरोध में जो उन्होंने एक तरीके से सड़क पर उतरे और विरोध जताया, उसे लेकर अब ये जो जिला प्रशासन है वो सतर्क हो गया है। आम दिनों की अपेक्षा यहाँ पर जो फोर्स है उसे बढ़ा दी गई है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कल कोर्ट कमिश्नर की जो टीम थी वो इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुई थी और इसके बाद कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई लगभग 4 घंटे तक यहाँ चली थी। और कहा यह जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग के चारों तरफ कल कोर्ट कमिश्नर ने अपना सर्वे किया, वीडियोग्राफी किया, लेकिन उस मस्जिद परिसर के अंदर कोर्ट कमिश्नर की जो टीम है वो दाखिल नहीं हो पाई थी। और आज ये उम्मीद लगाई जा रही कि संभवतः आज वो जो मुस्लिम पक्षकार इस बात को मान जाए, या फिर अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो कोर्ट कमिश्नर मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल होगा और न सिर्फ प्रथम तल बल्कि भूतल का भी वो निरीक्षण और सर्वे करेगा। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत। और आज एक बार फिर से वीडियोग्राफी का काम होना है 3 बजे। मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, उनका एक बार फिर से मैं तारुफ करा देता हूं। आशुतोष सिंह संवाददाता है मेरे वहां पर, रविकांत राय मेरे साथ है, विष्णु जैन जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, साथ ही सुभाष चंद्रन चतुर्वेदी एडवोकेट हैं, हिंदू पक्षकार हैं। सबसे पहला सवाल विष्णु जी मैं आपसे लेता हूं, आखिर वीडियोग्राफी से मुस्लिम पक्षकारों को दिक्कत क्यों है और ये क्या हिंदू वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है? देखिए, जो इनका ऑब्जेक्शन था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, ये इन्होंने यहाँ ट्रायल कोर्ट में रेज किया था इनके वकील साहब ने, और 5-4 के ऑर्डर से ट्रायल जज साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने भी उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी 21 अप्रैल को। तो सवाल ये है, कोर्ट फाइंडिंग ये, कोर्ट की रीजनिंग ये है कि अभी कोर्ट में ये एलिगेशन है कि यहाँ पे भारी मात्रा में हिंदू देवी देवता के चिन्ह है, चाहे वो तहखाने में हो चाहे तथाकथित मस्जिद में हो। तो इसको एग्जामिन करने में, इसको डिटरमिन करने में दिक्कत क्या है? क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप था वो वैसे ही रहेगा। तो धार्मिक स्वरूप इस जगह का क्या है, पहले ये तो डिटरमिन हो जाए, ये तो एग्जामिन हो जाए। इसलिए जो ओवैसी साहब यहाँ पे बातें कह रहे हैं, मेरे हिसाब से अगेंस्ट द रिकॉर्ड कह रहे हैं और उनको इस केस का रिकॉर्ड पढ़ना चाहिए, क्योंकि 5-4 को ऑर्डर से रिजेक्ट किया गया है, 21-4 के ऑर्डर से हाईकोर्ट ने रिजेक्ट किया है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में अट्रैक्ट होता है नहीं होता है, ये अभी इशू नहीं है। इशू ये है कि क्या इस तथाकथित मस्जिद के अंदर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है कि नहीं है, और क्या यहाँ का धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है कि नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा उदाहरण देना चाहता हूं, अगर आज मैं एयरपोर्ट पे जाके नमाज पढ़ लूं तो क्या वो जगह मस्जिद हो जाएगी? क्या उस जगह का धार्मिक स्वरूप मस्जिद का हो जाएगा? या फॉर एग्जाम्पल मैं एक मस्जिद के अंदर जाके मूर्ति रख लूं तो क्या उस जगह का धार्मिक स्वरूप एक मंदिर का हो जाएगा? एक ही आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारा जो कहना है, हमारी जो बात है कि इस तथाकथित मस्जिद परिसर के पीछे मां श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही है, जिसकी कल वीडियोग्राफी हुई है, और इसके अंदर भारी मात्रा में मेरे साथ अभय यादव भी हैं। अभय यादव भी मेरे साथ है, मुस्लिम पक्षकार के अधिवक्ता हैं। अभय जी, जैसा कि विष्णु कह रहे हैं कि कहीं आप नमाज पढ़ लीजिए तो क्या वो मस्जिद हो जाती है, और दिक्कत क्या है? वीडियोग्राफी कराने से मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए, विष्णु जी जो कह रहे हैं जी कि अगर कहीं पर आदमी कोई जैसे रास्ते में जा रहा है, नमाज का वक्त हो गया, वहां नमाज पढ़ लिया तो वो मस्जिद नहीं होगी। लेकिन जहाँ पर टाइम इमेमोरियल से नमाज पढ़ी जा रही है वो मस्जिद है। और दूसरी बात यह है कि वो मस्जिद है जो वक्त प्रॉपर्टी वहां पर दर्ज है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उपासना स्थल का जिक्र है, मंदिर का जिक्र नहीं है। वहां पर अगर लगातार प्रेयर 400-500 सालों से अगर वो प्रेयर हुई तो वो ऑकेजनल या कैजुअल प्रेयर वहां नहीं हो रही है, वो अनइंटरप्टेड और फॉर टाइम इमेमोरियल
वहाँ पे नमाज अदा की जा रही है। एयरपोर्ट पर अगर आप एक दिन नमाज पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से वो मस्जिद नहीं होगी, लेकिन जिस मस्जिद में, जिस प्लेस में टाइम इमेमोरियल से रेगुलर नमाज अदा की जा रही है वो मास्क होगी। इसको विष्णु जी डिस्टिंग्विश ठीक से नहीं कर पा रहे। अबे जी वीडियोग्राफी से क्यों प्रॉब्लम है? अबे जी वीडियोग्राफी से क्या दिक्कत हो जाएगी? कौन सा एक्ट टूट जाएगा? कौन सी नियम टूट जाएंगे? मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए जी। वीडियोग्राफी से पहले उनको मैं विष्णु जी का बहुत सम्मान करता हूँ। कल हमारी मुलाकात भी उनसे हुई थी, उन्होंने मेरा बहुत रिगार्ड भी किया, आई अप्रिशिएट हिम। लेकिन खुद उसके प्लेन में आरआरजी नंबर 9130 का जिक्र किया गया है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि वो जहाँ खड़े हो जाएं, क्या वो बता सकते हैं कि 9130 यही है? तो पहले वो डिटरमिन्ड हो, स्पेसिफाइड हो। विष्णु जी जवाब दीजिए। स्पेसिफाइड हो विष्णु जैन जी। और ऑर्डर 7 रूल 3 में सीपीसी में लिखा हुआ है कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में अगर कोई सूट फाइल होता है तो उसका इस तरह से सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन दिया जाए सो दैट द प्रॉपर्टी में भी आइडेंटिफाई। ठीक है, अभय जी सुन लेते हैं, विष्णु जी का जवाब सुन लेते हैं। मैं अभय भाई से पूछना चाहता हूं कि जब हमने सूट फाइल किया था और जो एडवोकेट कमिश्नर का ऑर्डर हुआ था, तो आपने जो ऑब्जेक्शन किया था किस लिए किया था? अगर ये 9130 के लिए नहीं था और 9130 में आपकी मस्जिद नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद जब एडवोकेट कमिश्नर का ऑर्डर हो गया 5 अप्रैल के लिए, 8 अप्रैल के लिए और 18/8 को जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ, तो उसके अगेंस्ट आप हाईकोर्ट क्यों गए? अगर ये सूट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइबल नहीं है और इस तथाकथित मस्जिद के लिए नहीं थी तो आप क्यों गए? इसके बाद जब स्टेट गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन मांगा कि क्या बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते कि नहीं जा सकते, उसको क्लैरिफाई करते हुए कोर्ट ने 26/4 को ऑर्डर किया। तो ये कौन सी बैरिकेडिंग की बात हो रही है? 26 तो सारी चीजें ऑर्डर नहीं किया है, बिल्कुल किया है। कल आपको एडवोकेट कमिश्नर ने भी समझाया। और देखिए यहाँ पे ये बात हो रही है कि कल अगर वहां पे धूल भी हटाई जा रही है तो कह रहे हैं ये कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा है। लेफ्ट जाए राइट जाए, ऐसे तो कोर्ट के ऑर्डर में नहीं लिखा जा सकता है। अभय जी, मैं भी देखिए आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप भी कल वहां पे थे, मैं भी वहां पे मौजूद था, और जिस तरह से आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप भी जानते हैं आपकी मंशा क्या है। और अगर मैं कह रहा हूं आपके केस में सच्चाई है, अगर मेरिट है, तो आइए वीडियोग्राफी करते हैं, आपका सारा ऑब्जेक्शन भी वीडियोग्राफी में दर्ज होगा। अभय जी मेरा सीधा सा सवाल है, वीडियोग्राफी से दिक्कत क्यों हो रही है? सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या ये कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं है? नहीं, ये कोर्ट का आदेश का अवहेलना नहीं है, बल्कि वीडियोग्राफी अगर बैरिकेटिंग के अंदर होगी तो ये कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट ने बैरिकेटिंग के अंदर स्पष्ट रूप से या वीडियोग्राफी करने के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। और 26/4 ऑर्डर 26/4 का ये बात कर रहे हैं, उसमें ये उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में ये वकील कमिश्नर जब जाता है तो ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। मैंने वहां पर एप्लीकेशन दिया कि 9130 का आप और ये बार बार सर्वे की बात कही जा रही है। आई अपोज, सर्वे के लिए कोई ऑर्डर नहीं है, दैट इज एन ऑर्डिनरी कमीशन। ठीक है, जैसा कि विष्णु जी कह रहे थे कि लेफ्ट चलना है कि राइट चलना है, अंदर जाना है बाहर जाना है, पूरब में खड़ा होना है पश्चिम में खड़ा होना है, ये कोर्ट तो नहीं कहेगा ना सर। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मेरे दो सहयोगी रविकांत और आशुतोष इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है, लगातार इस पूरे प्रकरण को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं अभय जी, आपके पास आ रहा हूं। आशुतोष, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, फिलहाल क्या स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और सर्वे की टीम कब पहुंच रही है, वीडियो सर्वे कब शुरू होगा? फिर आप लोग गलत बोल रहे हैं, ये सर्वे का देखिए जो सर्वे की टीम है आज 3 बजे का समय दिया गया है। 3 बजे सर्वे की टीम है वो अंदर दाखिल होगी। और उसके पहले कि हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि आम दिनों की यही तरह यहाँ पर आज जो मंदिर में जो दर्शन पूजन का दौर है वो चल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी कल के मुकाबले आज ज़्यादा है, बावजूद इसके जो लोग हैं वो सामान्य तरीके से दर्शन पूजन कर रहे हैं। ये गेट नंबर 4 है और इसी गेट नंबर 4 से जो सर्वे की टीम थी वो अंदर दाखिल हुई थी और अब यहाँ पर अभी फिलहाल जो दर्शन पूजन का दौर जारी है। लेकिन कल जिस तरीके से सड़कों पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उतरे थे, उससे एक बार जो अफवाहों का बाजार था वो गर्म हो गया था। दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई थी, माहौल बहुत एक तरीके से गंभीर था। लेकिन आज फिलहाल सब कुछ लगभग सामान्य है। अब देखना यह है कि शाम 3 बजे, दोपहर 3 बजे जब सर्वे कमिश्नर जो कोर्ट कमिश्नर की जब टीम अंदर दाखिल होगी तो फिर उस दौरान क्या होता है। ठीक है आशुतोष, आप साथ रहिए, रविकांत भी मेरे साथ वहीं पे ग्राउंड जीरो पर मेरे से होगी रविकांत भी। रवि, कल दोपहर में जब वीडियोग्राफी के लिए टीम पहुंची तो आपने देखा मुस्लिम पक्षकार किस तरह से हंगामा करने लगे, विरोध करने लगे। क्या आज आपको लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से वीडियो सर्वे हो पाएगा या आज भी आपको लगता है माहौल खराब होने की आपको आशंका है?
देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको राजनीतिक और धार्मिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर कोर्ट का आदेश है कि इस पूरे मामले में वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कुछ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो कोर्ट के आदेश को मानेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। बावजूद इसके जब कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर अंदर गए तो उनको अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? आखिरकार उनके साथ हीटेड आर्गुमेंट किस बात को लेकर हुआ? क्योंकि वो कोर्ट के आदेश पर आए थे, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मसले को राजनीतिक और धार्मिक रंग देने का जो प्रयास किया जा रहा वो बेहद खतरनाक है। किसी मस्जिद परिसर के अंदर कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी अपने काम से जाता है तो न मस्जिद का कोई स्टेटस बदलता है, न किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति होती। यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर बहुत ही सामान्य तरीके से लोग आ रहे हैं। आज भी दर्शन और पूजन का कार्यक्रम हो रहा है, किसी भी प्रकार से कोई दुकानें बंद नहीं है, लोगों में एक परस्पर सौहार्द है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कल हमने देखा कि यहाँ पर माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी 3 बजे जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर हैं वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन अगर उनको रोकने का प्रयास किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सख्त रूप से ये मैसेज दिया गया है कि अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो हम आपको सुरक्षा देंगे। बेहतर है रवि, आप साथ रहिएगा। मेरे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी भी हैं, श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी के उसके पक्षकार हैं, अधिवक्ता हैं। सुभाष जी, श्रृंगार गौरी का मंदिर बहुत पुराना है, उनकी मां की प्रतिमा बहुत पुरानी है और जिस इलाके में है सबको पता है कि वो पर्टिकुलर जगह कौन सी है। क्या कोर्ट की अवहेलना नहीं है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है कि कोर्ट का ऑर्डर होता है और कुछ लोग वहां खड़े होकर विरोध करने लगते हैं? कोर्ट की पूरी तरह अवहेलना है ये। जब ये निश्चित हो गया है, कोर्ट में आदेश है, हमारा जो दावा है 9130 पे है और इनके सरकारी दस्तावेज में भी ये तय है कि वो वही जगह है जो 9130 है, तो फिर इनको ऑब्जेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारा अधिकार जब न्यायालय ने कह दिया, न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि कमिश्नर तय भी कर दिया है, तो करने के बाद ये निश्चित हुआ कि आप सर्वे वीडियोग्राफी कर लीजिए। वीडियोग्राफी करने से रोकने में इनको ऑब्जेक्शन करना जो है कोर्ट की अवमानना है। जब सारे हमारे दावे में भी जो है तहखाने का जिक्र है, विवादित स्थल का जिक्र है, इनका कहना है कि विवादित स्थल कहाँ है ये आप बताइए। सारा देश दुनिया जान रहे कि विवादित स्थल जिसको ये ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं, हम जिसको मंदिर मानते हैं, वो वही है और उसी स्थल की वीडियोग्राफी और सर्वे करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया है, जिसको ये रोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये विवादित स्थल कहाँ है, आप ये कैसे तय करेंगे? विवादित स्थल ये तो बैरिकेटिंग क्यों है? और विवादित स्थल का ही सर्वे करना है जिसके अंदर हमारे पुराने अवशेष बचे हैं, मंदिरों के खंडहर बचे हैं। ये चीख के चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं, सारे साक्ष्य कह रहे हैं कि भाई हम मंदिर हैं। इसी को माननीय न्यायालय ने वीडियोग्राफी करके स्पष्ट साक्ष्य लाने के लिए कहा है कि हम देखें कि आखिर वास्तव स्थिति जो आपने दावा किया है उसकी स्थिति क्या है। ठीक है सुभाष जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं, आपको रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही इसी मामले से जुड़ी, ज्ञानवापी के सर्वे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपसे साझा कर दें। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी का सर्वे करने वाले वकील कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बदलने की मांग की है। मुस्लिम पक्ष वकील कमिश्नर को बदलने को लेकर आज अदालत का रुख करेंगे। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष प्रार्थना पत्र देंगे। वकील कमिश्नर पर पक्षपात के आरोप लग रहे हैं। जो मुस्लिम पक्ष है वो वकील कमिश्नर पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष को तरजीह दी जा रही है, समुदाय विशेष को जहन में रखकर, ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुस्लिम पक्षकार इसे लेकर कोर्ट का रुख करेंगे, वहां प्रार्थना पत्र देंगे। कोर्ट कमिश्नर आज फिर से कार्रवाई करने के लिए, सर्वे करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि क्या वो आज अंदर जा पाएंगे? क्या आज भी आप लोग विरोध करेंगे या फिर आप लोग उनको बदलने की मांग कर रहे हैं? हम लोग उनको बदलने की मांग कल ही कर दिए हैं और उनको एक अब हम लोगों ने एप्लीकेशन लिख करके दे दिया है कि आपकी निष्पक्षता पर हम लोगों को विश्वास नहीं है। वादीगण के तरफ से एज ए पक्षकार के रूप में उन्होंने कमीशन की कार्रवाई किया, हम लोगों की संख्या पर आपत्ति जताया और जो हमारे प्रतिनिधि थे उनका जो एफिडेविट लिखा गया था उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और वादीगण के अधिवक्ताओं के कहे अनुसार वो जैसे जैसे कह रहे थे वैसे वैसे उन्होंने कमीशन की कार्रवाई किया।
लिहाजा हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन दिया कि आपकी डिग्निटी पर हम लोगों को संदेह है, तो निश्चित रूप से ऐसे वातावरण में या ऐसी स्थिति में वकील कमिश्नर महोदय को स्वयं न्यायालय को। और मुस्लिम पक्षकार के वकील अभय यादव जी मेरे साथ हैं। अभय जी, मेरा आपसे एक सीधा सा सवाल है। वर्शिप एक्ट 1991 की बात आप कर रहे हैं, वो मंदिर कब से है, मस्जिद कब से, इसके पुरातात्विक सर्वेक्षण भी होने चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं आप अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग भी अपना जो पक्षकार है कोर्ट में रख रहे हैं, वीडियोग्राफी हो जाने दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? मेरी बात को आप समझिए। अभी आपने कहा कि उनका पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाए। हाँ, पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए मुकदमा नंबर 1410/91 में एक हफ्ते के आगे हुआ था, जिसके संबंध में रिट माननीय उच्च न्यायालय में अभी पेंडिंग है, इसलिए पुरातात्विक सर्वेक्षण की बात करना अभी उचित नहीं होगा। दूसरी बात ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने हवाला दिया। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उपासना स्थल का जिक्र किया गया है। हाँ, वहाँ पर जिस स्थान पर जिस रूप में उपासना की जा रही है वो मेंटेन की जाएगी। अगर वहाँ नमाज पढ़ा जा रहा है तो नमाज पढ़ी जाएगी, पूजा हो रही है तो पूजा। निश्चित रूप से वहाँ पर मस्जिद के नीचे जिस तहखाने में मूर्तियों का होना बताया जा रहा है वहाँ पर कोई पूजा नहीं होती है। और मस्जिद के बाहर बैरिकेडिंग के बाहर पश्चिम तरफ एक जगह जहाँ अभय जी यही बात तो सामने आनी चाहिए ना। ये बात आप कह रहे हैं कि कोई मूर्ति नहीं है, कोई पूजा नहीं होती है। वही मेरा सवाल है कि आखिर ये सच जनता के सामने, देश के सामने तो आ जाना चाहिए ना। आपकी बात मैं कैसे मान लूं? मेरा सवाल सुनिए अभय जी, मेरा सवाल सुनिए, सीधा सवाल है, मेरी बात सुनिए। जिस अराजी संख्या 9130 की आप बात कर रहे हैं, जिस नक्शे की बात हो रही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। मेरा एक सीधा सवाल है कि आप जो बात कह रहे हैं उसे कैसे माना जाए? इसी साक्ष्य की पड़ताल के लिए टीम अंदर दाखिल होना चाहती है। श्रृंगार गौरी के आसपास का जो इलाका है, मस्जिद का जो बेसमेंट है, उसकी वीडियोग्राफी होने दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूं कि आप जो बात कह रहे हैं मैं कैसे मान लूं कि वहां कोई साक्ष्य नहीं है? ये कैसे मान लिया जाएगा? होने वहां पे जब जांच होगी, पड़ताल होगी, वीडियोग्राफी होगी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे होगा, तभी तो ये बात निकल कर आएगी ना भाई जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जो आप बात कर रहे हैं मैं उसी में कह रहा हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो इंडिया का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है। दूसरा, इस मुकदमे में मस्जिद या मंदिर का विवाद नहीं है। इस मुकदमे में सिर्फ इस बात का विवाद है कि उनको पूजा करने का अधिकार दिया जाए। अगर पूजा करने का अधिकार दिया जाएगा तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा, क्योंकि वहाँ इसके पहले कोई पूजा, हाँ श्रृंगार गौरी पूजा वो भी साल में एक बार जो होती है। अबे जी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कल सर्वे टीम वहां पहुंचती है और मुस्लिम पक्षकार और समुदाय के लोग आके वहां हंगामा करने लगते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। आप एक वकील हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोर्ट जो माननीय न्यायालय है उससे ऊपर कोई नहीं है, लेकिन पूरी टीम को रोक दिया जाता है सर्वे करने से। मस्जिद में ये तो शरीयत में कहीं नहीं लिखा है ना कि मस्जिद में हिंदू नहीं जा सकता। ये शरीयत में तो कहीं नहीं लिखा है ना कि मस्जिद के भीतर सिर्फ मुसलमानों को जाने का हक है। मंदिर परिसर के अंदर कर कार्रवाई के समय परिसर के अंदर कोई भी नारेबाजी नहीं हुई है। ये गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। अब बाहर क्या हो रहा था वो हमें कोई खबर नहीं, क्योंकि गेट बंद था। अगर बाहर कोई नारेबाजी हुई भी होगी तो उसकी मैं निंदा करता हूँ। इस तरह की नारेबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अमन कायम होना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। कमाल करते हैं भाई जी, कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना हो रही है और आप इसकी सिर्फ निंदा कर रहे हैं। पेशे से आप वकील हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है कोर्ट, माननीय कोर्ट का अधिकार, उनका कार्य क्षेत्र और उनका सम्मान। ठीक है, आप साथ रहेगा भाई जी। मेरे सहयोगी रविकांत भी ग्राउंड जीरो पर। रवि, कल तस्वीरें आपने लाइव दिखाई थी, जब सर्वे की टीम वहां पहुंची तो वहां पर हंगामा होने लगा, रास्ता रोका गया, अंदर दाखिल नहीं होने दिया। जैसा आप बता रहे हैं आज फिर से सर्वे टीम पहुंचने वाली है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? कहीं आज भी हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई तो? देखिए, मैं जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं उनसे आप एक सवाल ये पूछ सकते हैं कि आखिरकार कोर्ट के द्वारा जो नियुक्त किए गए कमिश्नर हैं अभी उन्होंने अपना काम भी प्रारंभ नहीं किया। उससे पहले ही किस तथ्य के आधार पर, किस फैक्ट के आधार पर आपने उनके चरित्र के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए कि वो बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं? दरअसल इस पूरे मामले को डिरेल करने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके चरित्र के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। क्या तथ्य है? अभी टीम अंदर दाखिल नहीं हुई है, वीडियोग्राफी नहीं हो, किस तरीके का फेवर कर रहे हैं? आप बताइए खुल के, किस तरीके का फेवर किया जा रहा है? आप उनको रोक रहे हैं, वो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति हैं, अपना कोई पर्सनल काम करने वहां पर नहीं गए। आप उनके ऊपर किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बायस्ड होकर काम कर रहे हैं? अभय जी जवाब दीजिए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं रविकांत मेरे सहयोगी। बिल्कुल सही जवाब है। पहले बात तो ये उन्होंने जो कार्य अपना कार्य प्रारंभ नहीं किए, कार्य प्रारंभ कल हो गया था।
कार्य प्रारंभ करने के पहले ही उन्होंने पहला ऑब्जेक्शन ये रेज किया। मस्जिद के अंदर नहीं हुआ, बाहर हुआ है कार्य प्रारंभ, अंदर नहीं गई टीम, अंदर आप लोगों ने जाने से रोका। मस्जिद के अंदर जाने से इसलिए रोका गया, उनको रोका नहीं गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि इसमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि आप उसमें नहीं जा सकते हैं, रिक्वेस्ट किया गया है और इसी बात को उनको एप्लीकेशन भी किया गया है। अब ये कोर्ट तय करेगी कि वो बैरिकेडिंग के अंदर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हमने विरोध नहीं किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और इन राइटिंग उनको हमने पत्र भी दिया है। तो सर मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूं कि कोर्ट के आदेश में क्या ये भी लिखा है कि पूरब नहीं जाना है, पश्चिम नहीं जाना है, भीतर नहीं जाना, ये भी तो व्याख्या नहीं की गई है क्लियर कट। अगर वीडियोग्राफी करनी है तो कैसे सबूत इकट्ठा किए जाएंगे? वीडियोग्राफी क्या सिर्फ बाहर होगी? कोर्ट के आर्डर को आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है कि वो बैरिकेडिंग का कोई शब्द उनके कागज में आया नहीं है। बैरिकेडिंग के अंदर भी जा करके सर्वे किया जाए, ये भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। ठीक है अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आप खुद से अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, रविकांत मेरे सहयोगी सही सवाल पूछ रहे थे कि कोर्ट के ऑर्डर में ये बारीक चीजें नहीं लिखी होती, लेकिन सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। चलिए इस चर्चा में अब मेरे साथ हाफिज गुलाम सरवर साहब जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। सरवर साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि कोर्ट परिसर की वीडियोग्राफी से कैसे माहौल खराब होगा, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स कैसे हो रहे हैं और कैसे मुसलमानों के खिलाफ सरकार काम करे, जरा समझाइएगा। देखिए कल से आज तक, बल्कि कल से और पहले की बात, जब से वो बयान उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी का, अंजुमन के सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी का जो बयान आया है जी, उसके बाद से जो माहौल में तनाव दिखा है और जो एक बीच के लोग हैं, यूं कह ले समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें न तो दुनिया के बारे में कुछ ज्यादा खबर होती है और न ये, वो बस अपने इमाम या कमेटी के लोगों का बयान सुन लेते हैं और वो जज्बाती हो जाते हैं। तो ये 2-3 दिनों से जो माहौल था और कल जो कुछ देखने को बाहर मिला है, सबसे पहले तो मैं न केवल इसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं, बल्कि साथ ही साथ उन संगठनों पर जो देश के वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश में हैं, मैं उन पर यह आरोप भी लगाता हूं कि ये लोग जो आज बयान दे रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, इसके पीछे भी एक राजनीति है, उसकी भी एक जांच होनी चाहिए। बेहतर है। यही, हाँ, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि यही चीजें, ठीक चीज आज से 3 दशक पहले इस देश में शुरू हुआ था, जब स्वर्गीय सैयद शहाबुद्दीन रिटायर होकर आए और उसके बाद उन्होंने जो है, चलो अयोध्या जान दे देंगे, मरने नहीं देंगे। सरवर साहब मेरा सवाल आपसे था कि वीडियोग्राफी का विरोध मुस्लिम पक्षकार क्यों करे? यासीन साहब जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी अंजुमन इंतजामिया के, उन्होंने बोला गर्दन कटा देंगे। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? वीडियोग्राफी होने दीजिए, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। उन्हीं के बयान की बात मैं कर रहा हूं जी। वो बयान भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ समर्थित संगठनों के प्रलोभन और दबाव में दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यासीन साहब से मैं मिला हूं, अंजुमन इंतजामिया के सेक्रेटरी हैं, मुकदमा में पक्षकार हैं, वो बीजेपी की बात क्यों करेंगे? बीजेपी का लिखा बयान वो क्यों देंगे? सरवर साहब क्या बात कर रहे हैं आप? अब अगर मैं जुबान खोलूंगा तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार जितने थे वो आरएसएस के इशारे पर चल रहे थे, पूरे देश के वातावरण को बिगाड़ दिया उन्होंने साहब। आज जो एक मतलब दीवार खड़ी हुई है इस देश में, इस दीवार को आपके पास इसके सबूत हैं क्या सरवर साहब? केवल एक पक्ष जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, हमारे सुनिए सरवर साहब मुझे वक्त दीजिए, मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए। सरवर साहब जी, असदुद्दीन अवैसी ने कल एक बयान दिया है, मैं चाहता हूं वो बयान आप सुनिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा और मैं बताता हूं उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने बोला कि कोर्ट के आदेश की वजह से खून खराबे का रास्ता खुलेगा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 80 और 90 के दशक जैसा एंटी मुस्लिम माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1991 के जो वर्शिप एक्ट है, जो उसका उस अधिनियम का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुलेआम अवहेलना हो रही है। सरवर साहब मुझे बताइए, अगर वीडियोग्राफी होती है, मस्जिद के भीतर दाखिल होती है टीम, तो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स कैसे आहत हो रहे हैं?
कैसे देश में खून खराबे का माहौल बन रहा है? मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, आप बीजेपी आरएसएस पे चले आए। मुझे जवाब दीजिए, कैसे एंटी मुस्लिम माहौल क्रिएट हो रहा है? खून खराबा कैसे हो जाएगा अगर वीडियोग्राफी अंदर से हो जाती तो? सीधा सपाट सवाल है, सीधा जवाब चाहता हूं आपसे मैं। बिल्कुल वीडियोग्राफी अंदर तक होनी चाहिए, अगर कोर्ट ने आदेश दिया है तो होनी चाहिए। और चूंकि स्टूडियो से बाहर मैं हूं तो बहुत सारी बातें, चूंकि आवाज में थोड़ी सी परेशानी आती है, तो मैं चाहता हूं कम से कम शब्दों में आपको बता दूं। ओवैसी साहब ने जो 80 और 90 के दशक का जिक्र किया है, तब तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, कांग्रेस सत्ता में थी। तो ओवैसी साहब जब खून खराबे का माहौल उस समय बना था, तो फिर बाद के दिनों में कांग्रेस से आपकी करीबी और नजदीकी कैसे हो गई? इसका भी जवाब ओवैसी साहब को देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी, देखिए, वातावरण को दशकों से बिगाड़ने का प्रयास किया गया। क्यों नहीं सरकार से वार्ता करते ओवैसी साहब? क्यों नहीं जमीयत उलमा हिंद वार्ता करती? क्यों नहीं जमात इस्लामी वार्ता करती? क्यों नहीं मौलाना तौकीर रजा जो बड़े बड़े बयान देते हैं, क्या सरकार से बात नहीं की जा सकती? आप क्यों नहीं समझाते हैं सरवर साहब? आप क्यों नहीं दखल लेते इन तमाम मसाइलों में? आपको बोलना चाहिए जाके, आप उनसे बात करिए, आपको ये अपील करनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। मैं सुभाष नंदन जी का रुख करता हूं, हिंदू पक्षकार के वकील है। सरवर साहब, मैं आपके पास लौटता हूं। सुभाष जी, ये मुझे बताइए कि वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई, कल मुस्लिम पक्ष के लोगों ने हंगामा किया, शोर शराबा किया, नारेबाजी की। ओवैसी कहते हैं कि एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट क्रिएट हो रहा है। आखिर दिक्कत क्या है वीडियोग्राफी से? सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ओवैसी कहते हैं कि वीडियोग्राफी हो जाएगी तो वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स बन रहे हैं देश में, खून खराबा होगा। क्या वर्शिप एक्ट का उल्लंघन ये होगा अगर वीडियोग्राफी होती है तो? नहीं, वर्सेस एक्ट जो 1991 का है, इसमें है कि भाई 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति बनी है, तो सवाल ये उठता है कि जब वो स्थिति आज तय ही नहीं है कि ये मस्जिद है कि मंदिर है। हम कहते हैं मंदिर है, आप कहते हैं कि मस्जिद है। मस्जिद जो है तोड़ के मंदिर को बनाया गया, मंदिर आज भी वहाँ पूरा खंडहर बचा हुआ है। तो हम तो मानने न्यायालय इसीलिए ना भाई साक्ष्य क्यों जुटा रहा है? ये वीडियोग्राफी इसीलिए हो रही है कि सही तय हो कि वो मंदिर है कि मस्जिद है। अगर मस्जिद तय होती है, कोर्ट कहता है साक्ष्य जुटाने एकत्र करने के बाद कि ये मस्जिद है, तो ठीक है, वो एक्ट उनके ऊपर लागू होता है कि भाई उसको बदला नहीं जाएगा। लेकिन अगर साक्ष्य जुटाने के बाद वीडियोग्राफी होगी, खुदाई होगी, अगर तय हो जाएगा कि ये मंदिर है, तो फिर आपका एक्ट कैसे आपके मस्जिद पे लागू होगा? वो हमारे मंदिर पे थोड़ी लागू होगा। एज इट इज जो स्थिति बनी रहेगी, अगर वो एक्ट की आप बात करते हैं, तो पहले कोर्ट ये तय करेगा कि मंदिर है कि मस्जिद है, तब वो एक्ट लागू होगा उस पर। अभी तय ही नहीं है। उसी तय करने के लिए माननीय न्यायालय ने सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी करने के लिए कहा है, जिसका आप विरोध कर रहे हैं, जो कि एकदम जो है कोर्ट की अवमानना है। जी सुभाष जी, ठीक है। सरवर साहब, एक छोटा सा जवाब 10 सेकंड में अगर आप दे पाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए, छोटा सा जवाब। 31 वर्ष हो गए इस वर्शिप एक्ट को आए हुए, तो मैं पूछना चाहता हूं साहब से कि 31 वर्ष में आप कब गए थे चैलेंज करने इसको? और क्या इस वर्शिप एक्ट से आने से पहले आपने इस ज्ञानवापी को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था क्या? यदि आपने 1991 से पहले अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था, आपने दावा नहीं ठोका था, तो वर्शिप एक्ट प्रभावी होता है। और ये जो कुछ हो रहा है, ये उसका उल्लंघन हो रहा है, ये मैं भी मानता हूं। और यदि आप 1991 से पहले दरवाजा खटखटा चुके हैं, तो फिर उल्लंघन नहीं। बेहतर है। सरवर साहब, मैं आपके पास लौटूंगा, ग्राउंड जीरो पर चलता हूं। काशी विश्वनाथ प्रांगण के बेहद करीब मेरे सहयोगी रविकांत वहां मौजूद हैं, जरा वहां का भी हालचाल और जायजा ले लेते हैं। आज टीम रवि करीब 3 बजे पहुंचने वाली है वीडियोग्राफी के लिए। फिलहाल क्या स्थिति है, किस तरह की सुरक्षा वहां पर व्यवस्था की गई, जरा तस्वीरों में दिखाइएगा। देखिए, मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले तो अभी यहाँ पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है, सारी दुकानें खुली हैं, जितने लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो आराम से यहाँ पर आ रहे हैं और काशी विश्वनाथ के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये गेट नंबर 4 है जहाँ से कल टीम गई थी।
आपने देखा कि कल यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट था, ये पूरा का पूरा गेट बंद कर दिया गया था। यहाँ पर अभी भी पुलिस के जो जवान हैं वो मुस्तैद हैं और ये सिक्योरिटी लगभग 12 से 1 के बीच में बढ़ा दी जाएगी जब टीम के आने का समय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एहतियात बरती जा रही है पुलिस के द्वारा कि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना हो। अब देखना यह है कि आज जो टीम यहाँ पर आने वाली है वीडियोग्राफी करने के लिए, उससे पहले जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं और जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि वो एक पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। तो दरअसल इस पूरे मामले को क्या कोर्ट इंटरटेन करता है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी की जाती है या मुस्लिम पक्षकार जो है आज के वीडियोग्राफी को बायकॉट कर देते हैं, यानी उनके वकील जिस वक्त वीडियोग्राफी की जाएगी वो वहां पर नहीं जाएंगे, एक तरीके से अपना विरोध जताएंगे। तो ये पूरी संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। फिलहाल अदालत का रोल भी बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और उनको बदलने की मांग के लिए एक याचिका जो है वो अर्जी दायर की गई है, जिस पर हो सकता है कि आज ही रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, सरवर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आप सभी पैनल का बहुत बहुत थैंक यू। और इससे पहले कल भी एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया। भड़काऊ भाईजान ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया है। ओवैसी यही नहीं रुके, बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हुए सरकार पर निशाना साधा, का सरकार हमारा हक छीनना चाहती है। सुनिए। याद रखिए कि जब तक आप सियासी तौर पर अपने नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे, ना ही नाइंसाफी का दौर खत्म होगा। ये जो नफरत का तूफान हमारे सामने खड़ा है, ये जो बर्बादी के बादल हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं, जो लोग आज हमारे खून के प्यासे बन चुके हैं, जो हमको आईन में, संविधान में जो हुकूक दिए गए हैं उन हुकूक को हमसे छीनना चाहते हैं, जो शरीयत हमको संविधान में इजाजत दी गई कि आईन की दफा 29 के तहत मुझे अपनी तहजीब और तमद्दुन की गारंटी दी गई है कि एब्सोल्यूट राइट दिया गया, वो हमसे छीनना चाहते हैं। तो मैं फिर से अपनी उस बात को दोहरा रहा हूं, मेरी जमात के पैगाम को दोहरा रहा हूं कि आपको अपनी सियासी ताकत को बनाना पड़ेगा।